आज कौन दिन हो? तो जी अथी एसएसटी बनू भुला गेला का 5 दिन में सोमवार मंगर बुध कापी दोसर निकल ले ला आहिदद हैं ना ना रुको ये कथी का ले बड़ा बायोलॉजी ले बड़ा तो बायोलॉजी पढ़ा दी क्या करी हाँ मोबाइल भी बा हैं ना कोई दिक्कत नहीं बंद कर दे चलो कुछ ना पिछला क्लास में कहा तक पढ़े थे हम लोग चार गो पिछला क्लास में कहा मैं 5 गो छोड़ दो हाँ लिखते चलो पिछला क्लास कहा तक पिंटू हम देखिए पिछला क्लास यह तो हो गया था कि 1862 में गैरीबाल्डी ने रोम पर आक्रमण की योजना बनाई तब काबू ने गैरीबाल्डी के इस अभियान का विरोध किया और रोम के रक्षा के लिए पीरमोंग की सेना भेज दिया था हाँ यही तो लास्ट था ना लिखो तीन दिन क्वेश्चन बीतल बढ़िया से पढ़ला कि ऐसे ही मतलब कि अच्छा उस में कौन चैप्टर चालू करी बड़े 2 गो चैप्टर पढ़ा जलन खत्म हो 2 चैप्टर तीसरा चैप्टर शुरू करियो हैं कल से गड़ी चलो लिखो दक्षिणी इटली के जीते गए क्षेत्र को दक्षिणी इटली के जीते गए क्षेत्र को बिना किसी संधि के गैरीबाल्डी ने विक्टर इमैनुअल को सौंप दिया देखो दोनों का मकसद एक ही था देश को एक करना है विक्टर इमैनुअल को भी और उसके बाद में ये तुम्हारा गैरीबाल्डी का भी तो बताओ जब सबका लक्ष्य एक ही है तो क्या दिक्कत है जब जैसे मान लो कि ये विक्टर इमैनुअल था ये थोड़ा ताकतवर शासक था ये भी चाहता था कि देश हमारा एक में मिल जाए और ये गैरीबाल्डी तो शासक नहीं था लेकिन ये था ये भी चाहता मेरा देश मिल जाए तो जो गैरीबाल्डी आक्रमण किया था नीचे इटली के नीचे के एरिया में दक्षिण साइड में इस एरिया को जीत गया था कौन ये आपका गैरीबाल्डी जब इस एरिया को जीत गया था तो इसके बोला ना कि विक्टर इमैनुअल आ रहा था इसकी लड़ाई करने के लिए तो बोला ठीक है भाई साहब हमारा और आपका लक्ष्य एक ही है देश दोनों का हो एक हो तो ठीक है आप इसको ले लीजिए तो ले लीजिए तो ये दिखा रही ये तो गैरीबाल्डी मतलब बिना लड़े हमको दे दिया कहा लड़ेगा जब दोनों का मकसद एक ही हो तो इसीलिए ना विक्टर इमैनुअल ने बोला ना कि तुम इस एरिया के शासक बन जाओ तो लेकिन ये बोला कि नहीं हम शासक नहीं बनेंगे भाई आप ले लीजिए हम भाई सब मेरा धन संपत्ति सब ले लीजिए हम सब कुछ राष्ट्र के नाम करते हैं और अपने देश में हम एक किसान के भांति जीवन जीनेंगे इसी के चलते लाजपत राय भारत में देखे कि भाई यूरोप में जब इटली में ऐसा हो रहा है उसी समय भारत में स्वतंत्रता संग्राम हो रहा था तो लाला लाजपत राय इन्हीं के नाम पे एक किताब लिखे थे गैरीबाल्डी नाम पे ठीक है ना तो लिखो गैरीबाल्डी को दक्षिण क्षेत्र में गैरीबाल्डी को दक्षिणी क्षेत्र में शासक बनने का प्रस्ताव विक्टर इमैनुअल द्वारा भी दिया गया विक्टर इमैनुअल द्वारा भी दिया गया परंतु उसने इसे अस्वीकार कर दिया
पास में आ गया। विक्टोरिया मैनुअल का क्या था, इसको बोला था कि भाई साहब आप इस एरिया के राजा बन जाइए, ठीक है ना, और हमको टैक्स देते रहिएगा, आप मेरे अंडर रहिएगा। तो बोला नहीं, आप ही ले लीजिए, आप ही इसके राज कीजिए, आप ही जब भी देश के मिला रहे तो भाई साहब हम काहे खेती करेंगे, हम एक किसान का जीवन जिएंगे, मेरा संपत्ति ले लीजिए भले, जो मेरे पास है ले लीजिए, बस हमको छोड़ दीजिए, हम अपना अपना शांति से जीवन जीना चाहते हैं। देखो गैरीबाल्डी अपनी सारी संपत्ति, गैरीबाल्डी अपनी सारी संपत्ति राष्ट्र को समर्पित कर राष्ट्र को समर्पित कर साधारण किसान की भांति जीवन जीने की ओर अग्रसर हुआ। साधारण किसान की भांति जीवन जीने की ओर अग्रसर हुआ। एक हमारे देश के नेता है जो देश को लूट के अपना जीवन जीना चाहते हैं, एक ये नेता है जो देश को अपना संपत्ति देकर साधारण जीवन जीना चाहते हैं। बताओ, हमारे देश के जितना भी बड़ा बड़ा आदमी है, बात करता है कि ये होना चाहिए देश में, अगर तुम उसका बैकग्राउंड पूरा चेक करोगे ना, वो विदेश में सब काम करता है, कहता है कि देश में ये पढ़ाओ, अपने बेटे को विदेश में पढ़ाता है। तो जो जो अपना ही नहीं सुधार सकता दूसरे का सुधारेगा है। अगर गैरीबाल्डी चाहता तो वहां का राजा ना बन जाता। कुछ है जी राजा बनने में, चुपचाप राज करो, सरकार की तरफ से तुमको जनता तुमको टैक्स सब देवे करेगी, कुछ करना है। लेकिन कितना अच्छा आदमी था गैरीबाल्डी, बोला कि नहीं सर, आप मेरा संपत्ति ले लीजिए, हम आराम से अपना जीवन जीनेंगे, देश को आप चलाइए। तो गैरीबाल्डी अपना सब संपत्ति किसको दे दिया, विक्टर इमैनुअल को दे दिया। और विक्टर इमैनुअल बोला ठीक है कोई दिक्कत ना। ये इसकी इसी को देख के जब मान लो हम यहाँ पर अच्छा काम करेंगे तो अगल बगल के लोग ना हमको देख के आगे से भाई ये लड़का अच्छा कर रहा है ना। तो लाला लाजपत राय भारत में थे उस समय, ये क्या करते थे, अंग्रेजों के प्रति क्या करते थे, विरोध करते। ये लाला लाजपत राय ये उसकी जीवनी लिखे थे, किसकी जीवनी लिखे थे, गैरीबाल्डी के। तो लिखो अगला पॉइंट, त्याग और बलिदान की इस भावना के कारण, त्याग और बलिदान बलिदान की इस भावना, त्याग और बलिदान की इस भावना के कारण गैरीबाल्डी के चरित्र को, गैरीबाल्डी के चरित्र को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, गैरीबाल्डी के चरित्र को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान खूब प्रचारित किया गया। ठीक है ना। अगला पॉइंट लिखो, लाला लाजपत राय ने गैरीबाल्डी की जीवनी लिखी थी। लाला लाजपत राय ने गैरीबाल्डी की जीवनी लिखी थी। अगला पॉइंट लिखो, 1862 ईस्वी में दुर्भाग्यवश काबुल की मृत्यु हो गई।
काबुल की मृत्यु हो गई। ठीक है ना। यहाँ तक बोला था पिंटू, हम तुमको यहाँ तक कहा समझा है, बता सकते हो, समझ सकते हो अभी जितना लिखे हो? हाँ बताओ बताओ। उत्तर तथा मध्य विक्टर एमानुएल शासक दक्षिण में गैरीबाल्डी गैरीबाल्डी के शासन कैलाश अपन अकमल कैलाश। तो ये दोनों का लक्ष्य एक ही रहे कि उनके राष्ट्र के एक कर दिया, मतलब स्वतंत्रता सब कर दिया, सबको मिला दिया जाएगा। हाँ मिला दिया। ठीक। ये सोचला उ कलर उ एकरा पास हमर करे सोचला से एकरा पास फिर दिमाग में कैलाश तो फिर अपने बात के से काहे हम ये दोनों एक के लक्ष्य बा, हम के दोनों के बराबर करे शासन करे के, हम काहे एक एक के वजह सब आदमी या ई कलर गैरीबाल्डी कलर से ठीक है, तुम इसको ले लीजिए, सब मेरा राष्ट्र अपना ले लीजिए, दक्षिण एरिया सब एरिया सब, और हम अपन जीवन किसान के जीवन घाटी जीना चाहिए। ठीक। उसके बाद क्या हुआ? तो गैरीबाल्डी पूरा अपन संपत्ति दे दिया उसको, तो उसका लिए अपन जीवन जीने लगा थे। इनके देखती लाला लाजपत राय ने इनकी जीवनी लिखी थी। कहने का मतलब ये है कि भाई साहब लाला लाजपत राय तो भारत के थे, हैं? तो भारत के थे तो उस समय अखबार तो चल रहा था ना, कैसे होगा पता चला ना, तब पता चला ना कि यूरोप में एक देश है इटली, वहां पर ये स्वतंत्रता संग्राम चल रहा है। ठीक है ना, यहाँ पर भी राजा का प्रति मतलब ये है, और हमारे भारत में भी उसी चल रहा था, आजादी के लिए चल रहा था। तो ये सबका आदान प्रदान हो रहा था थी बातचीत। तो वहां पर इनको पता चला, लाला लाजपत राय को पता चला कि भाई साहब की यूरोप में यानी इटली में एक ऐसा व्यक्ति है जो अपना सब संपत्ति राष्ट्र के दान दे दिया और अपने किसान की भांति जीवन जी रहा है, तो बहुत अच्छा आदमी होगा, इसीलिए इसकी जीवनी लिखते हैं। तो इसकी जीवनी लिख इसका खूब प्रचार हुआ, गैरीबाल्डी का भारत में उस समय खूब प्रचार हुआ था। ठीक है ना, क्योंकि देखो उस समय 1857 की क्रांति चली थी भारत में, चल रही थी ना, अंग्रेजों के द्वारा और भारत के जो शासक थे उनके प्रति देश आजाद कराने के लिए। तो उसी समय आपका इटली में क्या चल रहा था, उधर भी चला था आजादी। तो ये अपना सब संपत्ति दान कर दिया राष्ट्र को और एक किसान के भाई जीवन जीने लगा, ये सबको अच्छा लगा, इसीलिए इसी के नाम पे जीवनी लिखे थे कौन? लाला लाजपत राय। ठीक है ना। फिर 1862 में काउंट काबूल का मृत्यु हो गया था। काउंट काबूल किसका प्रधानमंत्री था? विक्टर इमैनुअल का। ठीक है ना। जब प्रधानमंत्री था ये तो मर गया, तो भाई साहब जो एरिया बचा होगा उसको तो काबूल तो मिला नहीं पाया, तो दूसरा कोई मिलाएगा ना, तो कौन मिलेगा? जो जिंदा रहेगा मिलेगा ना। कौन जिंदा था? विक्टर इमैनुअल जिंदा था, तो विक्टर इमैनुअल मिलाया था। लिखो, रोम तथा वेनेशिया के रूप में, रोम तथा वेनेशिया के रूप में रोम तथा वेनेशिया के रूप में शेष इटली का एकीकरण विक्टर इमैनुअल ने स्वयं किया। ठीक है ना, ये रोम बच गया था और ये आपका वेनेशिया, इसको किसने किया था? हाँ। अगला पॉइंट लिखो नोट में, भारत का एकीकरण सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। भारत का एकीकरण किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये जो पिंटू तुमको ये देश में इतना राज्य दिख रहा है ना, है? जानते हो ये पहले राज्य नहीं था, ये अलग से ये सब देश बनने वाला था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का देन ही है ना, तो ये राज्य बन गया। तो ये अलगे राज्य रहता है, ये अलगे देश रहता है, जिससे पाकिस्तान है ना, अलगे ही सब देश रहता, सोच लो। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का ही देन है, तो ये भाई आपका देश है। अगला पॉइंट लिखो। कोई सवाल पूछ देगा कि भाई भारत के एकीकरण किसने किया था?
वल्लभ भाई पटेल, ठीक है ना। अगला पॉइंट लिखो। 1870-71 में प्रासा और फ्रांस के बीच युद्ध छिड़ गया। 1870-71 में प्रासा और फ्रांस के बीच 1870-71 में प्रासा और फ्रांस के बीच युद्ध छिड़ गया, जिस कारण फ्रांस के लिए पोप को संरक्षण प्रदान करना संभव नहीं था। जिस कारण फ्रांस के लिए पोप का संरक्षण कर पाना संभव नहीं था। संभव नहीं था। ठीक है ना। इस युद्ध को फ्रांको फ्रांसीसियन युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध को फ्रांको प्रशियन युद्ध कहा जाता है। प्रशियन युद्ध कहा जाता है। फ्रांको प्रशियन युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध में फ्रांस की हार हुई। इस युद्ध में फ्रांस हार गया था। ठीक ना। अगला पॉइंट लिखो। विक्टर इमैनुअल ने इस परिस्थिति का लाभ उठाया। इस परिस्थिति का लाभ उठाया। इस परिस्थिति का लाभ उठाया। ठीक है ना। पोप के राजमहल को छोड़कर बाकी रोम को इटली में मिला लिया। पोप के राजमहल को छोड़कर बाकी इटली को रोम में मिला लिया। बाकी रोम को इटली में मिला लिया। बाकी रोम को इटली में मिला लिया। कौन मिला है? विक्टर इमैनुअल। देखो 1870-71 में फ्रांस और प्रासा के बीच का हुआ था, युद्ध हुआ था, हो गया ना। तो फ्रांस इसमें हार गया था। तो भाई साहब, जो फ्रांस इसमें हार गया था, तब पोप का जो रोम है, रोम पे पोप का अधिकार था। तो पोप का रक्षा कौन कर रहा था? फ्रांस कर रहा था। फ्रांस कर रहा था ना। तो जब फ्रांस में और प्रासा में युद्ध हो गया, जब फ्रांस और प्रासा में युद्ध होगा, तो अपना फ्रांस अपना सेना पीछे बुलाएगा ना। किसके लिए? लड़ाई करने के लिए। किससे? प्रासा के साथ। है। मान लो एग्जाम्पल के लिए देखो, मान लो तुम दो भाई हो, ठीक। एक भाई को बोल दियो तुम उधर देख रेख करो, इधर हम देख रेख करते हैं। तो तुम्हारा किसी दूसरे आदमी के साथ युद्ध हो गया, तुम्हारा भाई वहां से दौड़ के आएगा तुम बचाने के लिए। तो मान लो तुम फ्रांस हो और तुम अपना सेना भेजे हो अरियाओं को रक्षा करने के लिए, ठीक। और तुमको तुम्हारे ऊपर खेवली हमला कर दिया। तो भाई साहब, तो अरियाओं जो तुम सेना भेजे हो, तो अपना सेना को बुलाओगे ना कि आओ तुम मेरा सेना आओ, आके खेवली से लड़ाई करो। ठीक है। उसी पे डुबकी इंतजार कर रहा है। विक्रम मैनुअल डुबकी है, इंतजार कर रहा है। कर रहा है कि भाई साहब तुम का किया था। जैसे तुम अंसारी हो, हैं। अंसारी किस पे हमला, किसको रक्षा कर रहा है? किसको रक्षा कर रहा है? अरियाओं को रक्षा कर रहा है। अंसारी का सेना जो है ना फ्रांस, मान लो फ्रांस का एगो अंसारी है। तो अंसारी जो है, अंसारी जो देश है, ये आपका अरियाओं देश है ना। अरियाओं देश में जैसे मान लो जो ये पोखरा में काली माई मंदिर है ना, तो मान लो काली माई का मंदिर जो है ना, ये महल है, पोप का महल है। यहाँ धर्म गुरु रहते हैं। मान लो का पुजारी रहता है, काली माई मंदिर पुजारी रहता है ना। तो अरियाओं के आदमी, ये जैसे मान लो हम डुबकी का आदमी जाके हमला किए हैं, अरियाओं को मिलाना चाहते हैं डुबकी में। तो सिर्फ
जो जो मंदिर का पुजारी है ना वो कह रहा है कि हम नहीं मिलेंगे, हम अलगे से अरिया है ना मेरे में मिल जाओ। तुम दुख में काहे मिलेगा भाई? दूसरा बात, तो तुम बोला ना फ्रांस, तुम बोला कि देखो हम ना पोप तुमको सेना देते हैं, मेरा सेना तुम्हारे अगर बगल खड़ा रहेगी, तुम पे कोई हमला नहीं करेगा, कोई इससे हमला नहीं करता। अब केवल ही तुम पे हमला कर दिया तो भाई साहब तुम्हारा सेना आएगा ना, बुलाएंगे ना, तुम बचाएगा उसको ना? उसको छोड़ो, तू गया तुम्हारा अपना अपना देखो भाई, हम तो पहले अपना बचा ले, हम इसका फायदा उठा के ठीक कर लेते। उसी तरह फ्रांस और प्रासा के बीच में क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। तो फ्रांस अपना सेना कहाँ भेजा था, पोप की रक्षा करेंगे, यानी इटली की राजधानी रोम में वहां पर पोप का जिक्र था, तो पोप के रक्षा के लिए भेजा था। अब तो फ्रांस और प्रासा के बीच युद्ध हो गया, तो अपना सेना वापस बुलाएगा ना, इसका फायदा कौन? अब तो सेना जब बोला तो खाली हो गया, उस तो विक्टर के जाके उसको हमला कर दिया। जब हमला कर दिया तो इसका विरोध किया कौन? पोप। बोला कि हम इटली को राजधानी नहीं मानते, हमको अलगे देश दो। तो क्या किया ना, बोला ना कि कुछ समझौता हुआ पोप में और शासक में, ठीक है, मुसोलिन वहां का शासक बन गया था, उसमें शासक अथी हुआ, सहमति हुआ, मीटिंग हुआ, बोला ठीक है हम तुमको अलग देश देंगे लेकिन राजधानी रोम हमारा ही रहेगा। बोला ठीक है ना। तो 1870 का तो फ्रांस और पासा बीच में क्या होता है, युद्ध हुआ था। इस युद्ध को क्या बोलते हैं, फ्रांको फ्रांसियन युद्ध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रांको फ्रांसियन युद्ध, फ्रांसियन युद्ध, ठीक है ना, फ्रांको प्रोसियन युद्ध, ठीक। फ्रांको प्रोसियन युद्ध कब हुआ था? 1870-71 में। किसके किसके बीच होता है? फ्रांको मीन्स फ्रांस, प्रोसियन मीन्स प्रासा। बात समझ गया? हाँ जी। विक्टर इमैनुअल ने क्या किया था, देखा ना कि अपना सेना जब पीछे बुला लिया तो जाके उस पर हमला कर दिया और सबको मिला लिया इसमें, ठीक ना। ये समझ में आया कि नहीं आया है? क्या है बताओ तुमको, बताओ कैसे है, कैसे है समझ में? जैसे तुम नहीं, तुमको जैसे मान लो तुम्हारे सामने कोई स्टूडेंट खड़ा होगा, तुमसे पूछेगा फ्रांको फ्रांसियन युद्ध क्या है, बताओ तो तुम कैसे क्या हुआ था? फ्रांस और प्रूसिया के बीच युद्ध हुआ था, ठीक। तो फ्रांस ने अपना शासन, फ्रांस ने अपना सैनिक पोप को रक्षा के लिए भेज दिया था, ठीक। तो जब इसके साथ हमला होगा, हाँ। इसके साथ अब कोई नहीं, तो ये अकेले थोड़ी नहीं जाकर लड़ेगा, अपने सैनिक के साथ जाकर लड़ेगा ना, उसके साथ अपना फिर सैनिक बुला लिया, सैनिक बुलाया तो प्रशासन इसका चलने लगा। उधर उधर जब सैनिक बुलाया तो पोप और विक्टर इमैनुअल से झगड़ा होने वाला था। झगड़ा मतलब पहले ही था, पहले ही था, हमला कर दे, हाँ, लेकिन फायदा देख लिया कि खाली जगह मिल गया है, हाँ। कैसे भाई साहब, विक्टर इमैनुअल जो चाहता था ना, ये अपना देश मिलाना चाहता था, और ये जो था कौन, पोप, यानी देखो पोप इसका धर्म गुरु होता है सबसे ऊंचा। विक्टर इमैनुअल कहा था कि इटली का एक मेरे अंदर में, आपको कहे मेरे अंदर में, ये कैसे होगा? एगो शासक के अंदर में होगा तो बढ़िया से होगा, अगर धर्म गुरु के अंदर में तो अच्छा नहीं होगा ना। तो उसी समय ना तो सपोर्ट कौन कर रहा था पोप का? पोप का है, समझ में आएगा ना, का है जिसे धर्म गुरु है, चर्च, जिसे हमारा मंदिर में पुजारी होता है ना, जिसे हमारा मंदिर में सबसे ऊंचा हिंदू धर्म में सबसे ऊंचा जो हमारा शंकराचार्य बना है ना, उसी तरह से ईसाई जो है ना अपना पोप उसको बोलता है, ठीक है ना, सबसे ऊंचा को, ठीक है ना। तो पूजा पाठ करवाता है ईसाई धर्म में। हमला मतलब आक्रमण कर पूरा जीत जाए इटली पे, तो आप अपन धर्म में चला लेना, कोई चलाएगा, कोई भी चलाएगा। मान लो अगर किसी एक जाति के धर्म को, किसी एक समुदाय के धर्म को लेके तुम किसी का एथी बना दो, तो कबो चाहेगा जी, कबो हिंदू चाहेगा कि मुस्लिम का भला हो, और मुस्लिम चाहेगा हिंदू का भला हो, है? वो तुम बहुत दूर चला गया, हटाओ ना। तुम ऐसे मान लो कि तुम्हारा कोई घर का आदमी विधायक बन गया, तो तुम कबो चाहेगा कि मेरे घर का आदमी का नौकरी ना लगे? सबसे पहले आपने देगा ना। तो एक बात कैसे हो सकता है कि इटली अगर पोप के अंतर्गत में एकीकरण हो जाएगा, तो पोप नहीं चाहेगा मेरा अथी धर्म आगे बढ़े, चाहेगा ना? क्योंकि भाई साहब जब अंग्रेज दूसरे जगह दूसरे दूसरे देशों पे राज कर रहे थे, तो यहाँ से ना समुदाय जो था ना अपना, ये सब ये सब जो था ना ईसाई, ईजा के दूसरे दूसरे देशों में प्रचार कर रहा था। ये उस हम पढ़ाए हुए ना कि शायद बताएंगे अगले क्लास में कि ये जो ईसाई धर्म था ना, इस समय जो देखो ध्यान से, ये हमारा देखो, ये जो ये आपका इंग्लैंड है ना, ये वाला, यहाँ के ईसाई धर्म होगा ना, इधर इधर अंग्रेज आके हमला किया था, मतलब अंग्रेज लूट रहा था, इधर कब्जा किया था, तो ईसाई लोग इस एरिया में आते थे, आए वो इतना खराब एरिया और जाता था ना, जो एरिया बहुत गरीब, ये पढ़ा लिखा नहीं, ये उधर जाता था एकदम, जो भूखे मर रहा है उसको जाके बोला था ना कि तुमको हम पैसा देंगे, तुम मेरा धर्म ले लो, ठीक है, तुमको रहने के लिए सब व्यवस्था देंगे, तुम मेरा धर्म अपना लो,
बात समझ गया? तो कोई ना अपनाएगा। तो भाई साहब ये जब जाके दूसरे देश में प्रचार कराया अपना, तो अपने देश में ना प्रचार करेगा। इसीलिए विक्टर इमैनुअल ना नहीं चाह रहे था कि पोप अपने अंतर्गत में ले। तो जाके जब हमला कर दिया विक्टर इमैनुअल किस पे, पोप पे, पोप का राजमहल के छोड़ के, यानी जिसमें साधु रहता था उस रूम के छोड़ के चारों तरफ रोम में मिला लिया। बोला कि भाई साहब इटली का राजधानी रोम रहेगा, अब तुम रहो। तो हाँ, तो वहां पर एक वेटिकन सिटी है, उस अलगे देश है। इटली में ना वो अलगे देश है। हाँ अभी वो है वेटिकन सिटी, ठीक है ना, इटली में है। जिस तरह से हमारा भारत में दिल्ली एक राजधानी है ना, उसी तरह से उसका इटली की राजधानी रोम है, लेकिन वहाँ पे एक वेटिकन सिटी है, वो सिर्फ पोप है, उस दूसरा देश है, उसका स्कूल, सरकारी सेना ना सब है, ठीक है ना। तो लिखो विक्टर मैनुअल ने इस परिस्थिति का लाभ उठाया और पोप के राजभवन को छोड़कर बाकी रोम को इटली में ले लिया। हो गया ना। रोम इटली की राजधानी 1870 में बना। रोम इटली का राजधानी 1870 में बना। अगर पिंटू फ्रांसा और फ्रांस के बीच में युद्ध ना हुआ रहता तो भाई साहब इटली अभी भी एकीकरण नहीं होता। राजधानी इसका जब बने तो कैसे एकीकरण होगा? चारों तरफ से मिल गया था, बस राजधानी नहीं मिल रहा था। तो इटली की राजधानी कब बना? 1870 में, ठीक है ना। रोम इटली की राजधानी बनी 1870 में। तो उस समय इटली का शासक कौन था? मुसोलिन। कौन था? मुसोलिन। अब विक्टर में खत्म हो गया, मुसोलिन बच गया, ठीक है ना। तो कौन आया शासक बन के वहां पर? मुसोलिन। तो भाई साहब इटली का शासक मुसोलिन और पोप के बीच समझौता हुआ। लिखो इटली का शासक मुसोलिन और पोप। मुसोलिन और पोप। रुको, कोष्ट दो पोप के आगे। हाँ लिखो इंग्लिश में पीओपी, पोप। हाँ पोप डैश दो, PIUS, यूएस। आगे लिख लो 11, एक से एक 11 लिख लो। हाँ 11। ये नाम थे ना के, अब पोस्ट घेर दो इसको, के बीच समझौता हुआ। लिखो के बीच समझौता हुआ। देखो हम पोप पियूस 11 का लिखवाए हैं। पोप तो उसका नाम था, उसका कुछ नाम होगा ना। जैसे मान लो कि देखो, जो सब कोई पढ़ाता है तो टीचर कहलाता है ना, तो टीचर का कुछ ना कुछ नाम होगा ना। तो भाई साहब पोप तो धर्म गुरु सबसे ऊंचा पद है, तो उसका कुछ ना कुछ नाम होगा ना। तो उस समय जो इटली में पोप कोई था तो कौन था? पियूस 11 था, ठीक है ना। हाँ पियूस 11 ये वहां के साथ था। पियूस 11 और मुस्लिम के बीच में क्या होता है? समझौता हुआ था। कैसा? ये जो था ना, बोला था कि नहीं हम नहीं मानते, तुम मेरे पे अवैध कब्जा किए हो, हम नहीं मानेंगे तुम, ठीक है ना, हम नहीं मिलना चाहते इटली में, मेरा अलगे रहेगा, तुम मेरे पे अवैध कब्जा किया हो। तो ये बोला मुसोलिनी भाई साहब तुम चाहते का हो? बोला हमको अलगे देश दो, हम अलगे देश रहना चाहेंगे। तो इसको अलगे देश मिला था। तो लिखो वेटिकन सिटी को एक स्वतंत्र राष्ट्र माना गया। वेटिकन सिटी को वेटिकन सिटी, VATICN, वेटिकन सिटी। हाँ वेटिकन सिटी को एक स्वतंत्र राष्ट्र माना गया। लिखा अगला पॉइंट, यही में पोप ने रोम को इटली की राजधानी स्वीकार किया। हाँ पोप ने रोम को इटली की राजधानी स्वीकार किया। स्वीकार किया, रोमन कोचन का अंत हो गया। रोमन ROMN, रोमन कोचन। EST रोमन कोचन, रोमन कोचन का अंत हो गया, ठीक है ना। और कोई तुमसे पूछेगा कि रोमन कोचन क्या है, तब बोलना कि भाई साहब मुसोलिन और पोप
पियूष 16 के बीच में समझौता हुआ था। बोला कि हमको एक अलगे से देश दो जिसका नाम रहेगा वेटिकन सिटी, ठीक है ना, तब हम तुमको मानेंगे कि तुम्हारा इटली का राजधानी रोम है, ठीक है ना। तो यही प्रश्न कहता है, रोमन क्वेश्चन समाप्त हो गया। बात समझ आ गया? हाँ, देखो ध्यान से, मुसोलिन पर आगे लिखो तो बताएंगे, लिखो। वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा स्वतंत्र देश है। वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा स्वतंत्र देश है। वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा स्वतंत्र देश है, लेकिन स्वतंत्र देश है। यह रोम शहर के अंदर स्थित है। यह रोम शहर के अंदर स्थित है। यह रोम शहर के अंदर स्थित है, लेकिन इटली का हिस्सा नहीं है। देखो पिनु ध्यान से, एग्जाम्पल के मान लो तुम्हारा ये कौन सा राज्य है, कौन सा देश है, इटली। ये तुम्हारा इटली है, ठीक है ना, है इटली है। ये तुम्हारा यहाँ पर इसका राजधानी रोम है, ठीक। यहाँ पर विक्टर इमैनुअल का क्या था, आक्रमण किया था, है। कहे से भाई साहब कि यहाँ के देख रेख कौन कर रहा था, यहाँ की सेना यानी फ्रांस, ठीक है ना। फ्रांस की सेना क्या कर रहा था, यहाँ का इटली का रोम का राजधानी का अगल बगल देख रेख कर रहा था, रक्षा कर रहा था, ठीक। ऊपर से फ्रांस और परासा ये आपका देश है, ठीक है ना, परासा। इन दोनों के बीच में क्या हुआ था, युद्ध हो गया था, क्या हुआ था, युद्ध हुआ। तो भाई साहब ये अपना सेना यहाँ से बुलाएगा ना, तब नहीं से लड़ेगा, ठीक है। ये आपका विक्टर इमैनुअल यहाँ पर है, ये आपका इंतजार करेंगे जब कब यहाँ से फ्रांस का सेना हटे तो हम इस पर हमला करेंगे। तो जैसे ही ये कहा कि फ्रांस का सेना हट गया ना यहाँ से, ये खाली हो गया, इसका देख रेख कौन करेगा, इधर चला गया, इधर से लड़ने के लिए चली गई, ये एरिया खाली हो गया। तो यहाँ पर विक्टर इमैनुअल का हमला किया, हमला किया। तो भाई साहब जो ये राजधानी है यहाँ पर, ये इसका क्या नाम है, रोम। ये एक शहर है, जिस तरह से भारत में मुंबई एक थी है ना शहर, उसी तरह से ये एक शहर है, ठीक है ना, फेमस शहर है। तो यहाँ पर विक्टर इमैनुअल का किया, हमला किया और इसको ना अपने अंडर में ले लिया, क्या किया, यानी पूरे इटली में मिला लिया, ठीक है। तो ये आपका रोम तो एक शहर है, तो भाई शहर में तो कोनो जगह हो गई रही है ना, उसी तरह से ये रोम में भी एक जगह है वेटिकन सिटी, ठीक है ना। तो यहाँ पर रहता था पोप, क्या रहता था, पोप, पोप। अच्छा पोप कौन होता है, पोप पियूस 11 रहता, ठीक है ना। उस समय ये राजा था, राजा का मतलब पोप का सबसे मतलब ये होता है ना कि जो धर्म गुरु सबसे ऊंचा, तो यही था पियूस 11। तो यहाँ पर ये शासन कर रहा था। तो भाई साहब ये बोला ना इससे विक्टर में से, तुम मेरे पे अवैध कब्जा किए हो, तुम गलती की हो, तुम पीछे जाओ, तुम कैसे कब्जा कर सकते हो। तो इन दोनों के बीच में समझौता हुआ। तो यहाँ के अब तो विक्टर में तो हट गया, तो शासक कोई बनेगा ना। तो कौन शासक बना था, मुसोलिन। कौन बना था, मुसोलिन। तो भाई साहब जब मुसोलिन बना था ना, जब मुसोलिन शासक बना था, तो ये मुसोलिन और किसके बीच, इसके बीच पोप पियूस 11 के बीच में क्या हुआ था, समझौता हुआ था, क्या हुआ था, समझौता हुआ था। ये बोला ना पोप बोला कि हमको एक अलग दोस्त दो जिसको वेटिकन सिटी नाम रहेगा, क्या नाम रहेगा, वेटिकन सिटी, ठीक है ना। तो हाँ काहे भगाएगा, बोला ना, देखो ये नहीं भगा पाएगा ना, एगो धर्म था वहां का, गुरु था ना मैनेजर। तो देखो एक छोटा सा एरिया है, तो क्या दिक्कत है, किसी को छोड़ दो। तो इसको भगाया नहीं, तो ये बोला ना कि भाई साहब ना हम तुमको बीच में क्या समझौता करते। तो बोला ना कि क्या समझौता, तो 1870 में ये बोला ना कि 1870 कैसे इधर 1870 का बीच में भी चल रहा था ना, फ्रांस और पासा के बीच। तो 1870-71 के बीच में क्या हुआ था, तो 70 में ना ये हमला किया था। जैसे ही ये यहाँ से सेना अपना हटाया ना, उसे इसी तरह ये हमला कर दिया इस पे। जब ये हमला इस पे किया तो यहाँ पर शासक तो उस समय विक्टर इमैनुअल था, फिर वो खत्म हो गया, उसका मुसोलिन शासक बन गया। तो भाई साहब ये तो जीत गया ना विक्टर इमैनुअल इसको, तो यहाँ पर मुसोलिन शासक बनेगा ना, ठीक है। तो ये बोला ना पोप
पोप पियूस की हम नहीं मानते, तुम मेरे पे अवैध कब्जा किए हो, तुम पीछे हटो, हम तुमका विरोध करेंगे। तो ये बोला विरोध मत करो, तुम चाहते क्या हो बोलो। तो ये बोला ना कि हम कुछ नहीं चाहते हैं कि हम अलग देश रहेंगे। तो बोला ठीक है तुमको अलग देश दिया जाएगा, लेकिन जो इटली का राजधानी रोम है ना, ये रोम ही रहेगा, ठीक है ना। इटली का राजधानी कहाँ रहेगा? रोम। तो रोम 1870 में बना इटली की राजधानी। बात समझ में क्या? ये आपका एक जगह है, इसी रोम के अंदर एक जगह है, उसका नाम है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी एक स्वतंत्र छोटा सा देश है, इसके पास अपना सेना डाक सब है, ठीक है ना। ये एक देश है अलगे से। बस में क्या, यहाँ पर दूसरा को नहीं रहता, यहाँ पर धर्म गुरु रहता है, पोप रहता है, बस और कोई नहीं रहता है। बहुत कम से 73-75 को ऐसे ही समथिंग है, ऐसे ही समथिंग जनसंख्या वहाँ के कि 1000 को जनसंख्या है उस वेटिकन सिटी का। तो ये आपका कहा है, बात समझ गया? हम्म? यही यही रोमन क्वेश्चन कहलाता है। क्या कहता है? रोमन क्वेश्चन। कोई तुमसे पूछेगा रोमन क्वेश्चन क्या होता है, तो बोल देना मुसोलिन और पोप पियूस 11 के बीच में समझौता हुआ था कि भाई साहब वेटिकन सिटी एक अलग देश बनेगा, ठीक है ना। और तुम हम मानते हैं तुम हमको एक अलग देश दे दोगे, हम मानते हैं तुम्हारा एक राजधानी रोम रहेगा इटली का। तो इटली का राजधानी कहाँ हुआ है? रोम, ठीक है ना। लेकिन वेटिकन सिटी उसी में एक देश है, रोमे में अंदर आता है, अंतर्गत आता है, रोमे के अंदर में है, ठीक है ना, लेकिन वो देश है। बात समझ गया है? जिस तरह से बक्सर जिला के अंदर हमारा डुबकी गांव आता है, तो पूरा बक्सर जिला ना बिहार सरकार के अंदर में है, डुबकी गांव एक अलग देश हो गया। तो उसी तरह से पूरा रोम जो है ना मुसोलिन के अंदर में, एक जो वेटिकन सिटी एक शहर है, जगह है, वो किसका पोप का अंदर हो गया। बात समझ गया? फिर ये आपका यहीं पर इटली का एकीकरण हो गया, पूरा तरह से इटली एकीकरण हो गया ना। तो भाई साहब इटली का एकीकरण करने में किनका योगदान था? तो गैरिबाल्डी, ठीक है ना, विक्टर एमेनुएल और ये काउंट काबुरमेजनी, ये सबका। तो लिख लो लास्ट पॉइंट। इस प्रकार 1871 ईस्वी तक इटली का एकीकरण हाँ इस प्रकार 1871 ईस्वी तक इटली का एकीकरण मेजिनी, काबूर, गैरिबाल्डी जैसे राष्ट्रवादी नेताओं एवं विक्टर एमेनुएल जैसे शासक को योगदान के कारण हुआ। बात समझ गया? तो इटली का एकीकरण करने में किसका किसका योगदान था? मेजिनी का था, काबूर, गैरिबाल्डी, ठीक है ना, और विक्टर एमेनुएल। ये सब के मिलने के चलते आपका इटली का एकीकरण हो पाया। कोई सर इस पूरे इटली के एकीकरण को दिक्कत करना हुआ होगा कहता हूँ है? बात समझ ना। अब हम काल पढ़ेंगे किसके बारे में? जर्मनी का एकीकरण, ठीक है ना। जर्मनी का एकीकरण कैसे, जर्मनी कैसे बना था, बात समझ गया? तब तक घर पे याद करते रहो। तो काल को होमवर्क का रही टेस्ट ले बनो 20 तारीख